वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो फॉर मोर सच लॉ वीडियोस। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की। एज हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जो लेजिस्लेशन होती है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लॉज बनाने के साथ साथ लॉज को इंटरप्रेट भी कर सके। तो लॉज बनाने का जो काम होता है वो लेजिस्लेशन का होता है, उसको इंटरप्रेट करने का जो काम होता है वो जुडिशरी का होता है। तो लेजिस्लेशन लॉज बनाती है और जो जुडिशरी है उसे इंटरप्रेट करते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो भी इंटेंशन थी ऑफ द लेजिस्लेशन व्हाइल मेकिंग द लॉज वो हमें जुडिशरी इंटरप्रेट करने से पता चलती है। तो अभी हम आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात करें तो बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो 4 तरह से हो सकती है। द फर्स्ट वन इज द रेफरेंस टू ड्यूरेशन, रेफरेंस टू मेथड, विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट एंड विद रेफरेंस टू एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद रेफरेंस टू ड्यूरेशन की। तो इसमें हम अगर ड्यूरेशन की बात करें तो उसे हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज टेम्परेरी स्टैट्यूट एंड परमानेंट स्टैट्यूट। तो टेम्परेरी स्टैट्यूट क्या होता है? ऐसा हमें दोनों चीज़ें के नाम से ही पता चल रही हैं। द टेम्परेरी स्टैट्यूट मीन्स जो टेम्परेटली होता है। टेम्परेटली मीन्स कि इसे जब पास किया जाता है ना तो इसे कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए पास किया जाता है और जितना भी उसका टाइम पीरियड होता है उसके बाद वो अपने आप जो स्टैट्यूट है वो अपने आप जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है। तो जो भी इसका पीरियड ऑफ ऑपरेशन या इसकी जो भी वैलिडिटी का पीरियड होता है वो पहले से ही डिसाइड होता है और जब भी उसका जो भी टाइम पीरियड डिसाइड किया होता है जब वो खत्म हो जाता है तो वो जो स्टैट्यूट है वो अपने आप एक्सपायर हो जाता है अनलेस उसे पहले रिपील कर दिया जाए। अगर उसे पहले रिपील कर दिया जाए तो वो अलग बात है, नहीं तो जो भी इसका टाइम होता है उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। अगर लेजिस्लेशन उसको दोबारा से कंटिन्यू करना चाहे तो उसे वो दोबारा से इनेक्ट करना पड़ेगा। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फाइनेंस एक्ट, जो फाइनेंस एक्ट होता है उसे हर साल जो है वो पास करना पड़ता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द टेम्परेरी एक्ट्स। देन सेकेंड वी हैव परमानेंट। परमानेंट स्टैट्यूट वो वाले स्टैट्यूट होते हैं जो परमानेंटली चलते हैं। इनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि इतने टाइम बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे या इनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। ये परमानेंटली चलने वाले स्टैट्यूट्स होते हैं। हाँ, हालांकि वो अलग बात है कि आप उसे अमेंड कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, रिपील कर सकते हो, दैट इज़ डिफरेंट, बट स्टिल दे आर परमानेंट। अब IPC हो गया, CPC हो गया, CRPC, दीज आर ऑल परमानेंट स्टैट्यूट्स कि इनका कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। देन नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू मेथड। इसमें भी हमारे पास 2 तरह से आ जाएंगे। द फर्स्ट वन इज मैंडेटरी स्टैट्यूट एंड सेकंड वन इज डायरेक्टरी स्टैट्यूट। अब जो मैंडेटरी स्टैट्यूट होते हैं इनमें जो भी इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो मैंडेटरी होती है। वहाँ पे स्टैट्यूट मैंडेट करता है कि आपको इस सर्टन एक्ट को करना पड़ेगा या फिर इस सर्टन एक्ट को इस सर्टन वे में आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मैंडेट किया जाता है, वहाँ पे मैंडेटरी होती है और अगर उसको उस वे से परफॉर्म नहीं करोगे या उस एक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा तो दैट वुड बी पनिशेबल। और डायरेक्टरी जो होते हैं वो मैंडेटरी से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। वहाँ पे कोई मैंडेट नहीं किया जाता बस स्टैट्यूट कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा या फिर इस काम को ऐसे ऐसे करके करना पड़ेगा। दीज आर मेयर डायरेक्शंस। तो वो स्टैट्यूट उस पर जो होती है वो मर्जी होती है कि आप उस चीज़ को कर भी सकते हो और आप उस चीज़ को नहीं भी कर सकते हो। तो जहाँ पे अगर हम स्टैट्यूट्स पढ़ते हैं तो जहाँ पे भी शेल आ जाता है ना तो वो सब चीज़ें, वो सब स्टैट्यूट्स जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, वो सब आपको करने पड़ते हैं। और अगर मे आ जाए, अगर मे वर्ड का यूज़ हो तो दैट इज डायरेक्टरी स्टैट्यूट्स। देन नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कोडिफाइंग स्टैट्यूट की। अब जो कोडिफाइंग स्टैट्यूट होता है ना ये वो वाले स्टेट होते हैं जिनमें कोई प्रॉपर लॉ नहीं होता किसी चीज़ का। तो यहाँ पे इस लॉ को जो है वो कोडिफाई किया जाता है। अब जैसे हिंदू लॉ की हम बात करते हैं तो हिंदू लॉ जो है वो एक कोडिफाइंड लॉ है बिकॉज यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई प्रॉपर लॉ नहीं। जितने भी पुराने कस्टम्स हैं, कॉमन लॉज हैं और जो भी जुडिशियल डिसीजंस है, प्रेसिडेंट्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके उन सबको कोडिफाई करके एक एक्ट बनाया जाता है और उसी का हम कोडिफाइंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब एक कोडिफाइंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कॉमन लॉज हैं, कस्टम्स हैं एंड जुडिशियल डिसीजंस हैं और इन सबको मिला के एक स्टैट्यूट बनाया गया है। सेकेंड वी हैव कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट। कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट में क्या होता है, यहाँ पे कोडिफाइंग इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे कोई लॉ नहीं होते, हम कॉमन लॉ को, कस्टम्स को, उन सबको मिला के उन सबको कोडिफाई करके एक लॉ बनाते हैं।
लेकिन जो कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट होते हैं ना, उनमें पहले से लॉ बने होते हैं, लेकिन उन लॉ का कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं होती, कि मतलब बहुत सारे टुकड़ों में बटे हुए लॉ होते हैं, बहुत ही स्कैटर्ड होते हैं, कुछ लॉ कहीं है, कुछ लॉ कहीं है, छोटे छोटे लॉ ऐसे बटे हुए होते हैं। तो कंसोलिडेट में क्या होता है, कंसोलिडेट का मीनिंग क्या होता है, इकट्ठा करना। तो कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट क्या होता है कि जितने भी ये स्कैटर्ड लॉज होते हैं, जितने भी ये होते हैं, उन सबको इकट्ठा करके, उन सबको कंसोलिडेट करके किसी एक एक्ट में या किसी एक लॉ में डाल दिया जाता है, तो उसे हम कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट कहते हैं। जैसे CRPC है हमारा, दैट इज़ अ कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट। तो जितने भी यहाँ पे क्रिमिनल लॉज के रूल्स हैं वो सब CRPC में कवर हो जाते हैं। देन थर्ड वी हैव डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट। इसमें क्या होता है ना कि कई बार जब लेजिस्लेशन ने लॉ बना दिया तो उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका होता है, जुडिशरी का होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो जुडिशरी है उस लॉ को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट नहीं कर पाती, या उसकी जो भी इंटेंशन होती है लेजिस्लेशन की उसे नहीं समझ पाती, तो उस केस में वो कई बार कुछ गलत इंटरप्रेट कर देती है। तो जो डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट होते हैं बेसिकली वो लेजिस्लेशन के द्वारा पास किए जाते हैं, ताकि जो भी जुडिशरी ने गलत इंटरप्रेट कर दिया उसे करेक्ट करने के लिए। तो डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट में क्या करती है, लेजिस्लेशन डिक्लेयर करती है कि इस वर्ड को ऐसे नहीं बल्कि ऐसे इंटरप्रेट करना है, इसको इस सेंस में कहा गया था। तो डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट बेसिकली किससे पास किए जाते हैं, ताकि जो भी डाउट्स हैं उस वर्ड को लेके वो क्लियर किए जा सके, और जो भी जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन की है उसको रेक्टिफाई किया जाए। तो ये सिर्फ तभी होती है अगर कोई वर्ड को मिसअंडरस्टूड किया जाए बाय लेजिस्लेशन, तो वहाँ पे फिर लेजिस्लेशन जो डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट को पास कर देती है, सो उस वर्ड का करेक्ट मीनिंग समझा जा सके। नेक्स्ट वी हैव रेमेडियल स्टैट्यूट। तो रेमेडियल स्टैट्यूट में क्या होता है, ये पास किए जाते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। जब भी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए कोई स्टैट्यूट पास किया जाना तो वो रेमेडियल स्टैट्यूट होते हैं। ये पास किए जाते हैं ताकि किसी भी पर्सन के जो भी राइट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, अगर कोई भी डिफेक्ट्स हैं तो उनको ख़त्म किया जाए। तो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए जो भी लॉज पास किए जाते हैं, जो भी स्टैट्यूट पास किए जाते हैं, वो सारे रेमेडियल स्टैट्यूट में आते हैं। अब जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है वो भी रेमेडियल स्टैट्यूट में आएगा, एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट है वो भी सब रेमेडियल स्टैट्यूट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है लोगों की वेलफेयर के लिए बनाए। नेक्स्ट वी हैव इनेबलिंग स्टैट्यूट। इनेबलिंग स्टैट्यूट क्या है, ये एक पर्सन को इनेबल करता है कि वो कोई ऐसा एक्ट कर सके जो वैसे तो लॉफुल नहीं है, लेकिन वो इस एक्ट के पास होने के कारण जो है वो लॉफुल बन गया है। तो ये किसी पर्सन को इनेबल करता है कुछ ऐसा करने के लिए जो लॉफुल नहीं है, बट इस एक्ट के कारण वो लॉफुल बन गया है। अब फॉर एग्जाम्पल कि वैसे पब्लिक एंड प्राइवेट न्यूसेंस करना इट्स एन ऑफेंस, बट इट्स एन अनलॉफुल एक्ट। लेकिन अगर वो पब्लिक बेनिफिट के लिए हो रहा है तो वो पर्सन जो है वो कर सकता है। द नेक्स्ट वी हैव डिसेबलिंग स्टैट्यूट। डिसेबलिंग इज ऑपोजिट टू इनेबलिंग स्टैट्यूट। तो जो डिसेबलिंग स्टैट्यूट है वो बेसिकली क्या करता है, किसी भी पर्सन को रिस्ट्रेन करता है कोई एक्ट करने के लिए, कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जो बाय कॉमन लॉ जिसे एज ए राइट कन्फर किया गया है। द नेक्स्ट वी हैव पीनल स्टैट्यूट। पीनल स्टैट्यूट जो होते हैं ये ऐसे स्टैट्यूट्स होते हैं जो किसी भी पर्सन को पनिश करते हैं कोई भी एक्ट करने के लिए विच इज़ रॉन्गफुल एक्ट, या फिर कोई भी ऑफेंस वगैरह करने के लिए। जैसे IPC हो गया, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडिक्शन एक्ट हो गया, ये सारे पीनल स्टैट्यूट में आ जाते हैं। टैक्सिंग स्टैट्यूट वो होते हैं, वो वाले इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो टैक्स इम्पोज करना होता है किसी भी इनकम पे या किसी भी और चीज़ों पे, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, ये सारे टैक्स इंस्टीट्यूट हैं। ऑब्जेक्ट इनका क्या होता है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू को कलेक्ट करना। देन वी हैव एक्सप्लेनेटरी इंस्टीट्यूट। एक्सप्लेनेटरी इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर पिछले लॉ को पास किया गया है तो उसमें जो एम्बिग्विटीज़ हैं या फिर वो क्लियर नहीं हुआ है तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको और एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेटरी लॉज को, एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट्स को पास किया जाता है। अब जो रॉयल माइंस एक्ट 1688 था उसको बेटर एक्सप्लेनेशन देने के लिए रॉयल माइंस एक्ट 1963 को पास किया गया था। तो एक्सप्लेनेटरी लॉ सिर्फ इसीलिए पास किए जाते हैं ताकि पुराने लॉज को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए और जो भी एम्बिग्विटीज़ है उन्हें ख़त्म किया जा सके। द नेक्स्ट वी हैव अमेंडिंग स्टैट्यूट। अमेंडिंग स्टैट्यूट क्या होते हैं, जो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट को अगर कोई एडिशन करनी हो, उसको अमेंड करना हो, उसमें कोई चेंज करना हो तो फिर अमेंडिंग स्टैट्यूट पास किए जाते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1970, टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1984, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983। तो ये सारे अमेंडमेंट एक्ट्स हैं।
अब नेक्स्ट वी हैव रिपीलिंग स्टैट्यूट। रिपीलिंग स्टैट्यूट क्या होता है, जो पुराने जो अर्लियर स्टैट्यूट होते हैं उनको रिपील कर देता है और नए जो लॉज होते हैं उन्हें इनैक्ट करता है। अब जैसे कि CRPC 1973 जो था वो इनैक्ट किया गया था और CRPC 1898 को रिपील कर दिया गया था, तो इट वॉज रिपीलिंग स्टैट्यूट। देन लास्ट वी हैव क्लासिफिकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ पे दो तरह से होते हैं, पब्लिक स्टैट्यूट एंड प्राइवेट स्टैट्यूट। पब्लिक स्टैट्यूट क्या होता है, जो कि रिलेट करता है विद पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, चाहे वो डिसीजन जनरल हो, लोकल हो, पर्सनल इन नेचर हो, वो सारे कुछ पब्लिक पॉलिसी में आ जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट वी हैव प्राइवेट स्टैट्यूट। अब प्राइवेट स्टैट्यूट जो होते हैं इनके कोई भी पब्लिक कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते हैं, ये इंडिविजुअली होता है। जैसे कोई रिट वगैरह डाल दी है तो वो सिर्फ इंडिविजुअली नेचर होता है, उनका कोई भी पब्लिक कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते। And for more such video, do subscribe my channel, like my video. Thank you guys.